हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है रसारोहण। जो आपके लेसन नंबर हम बात कर रहे थे 6 की, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि पीछे हम पढ़ चुके हैं पादपों के अंदर जलावशोषण। पादपों के अंदर जलावशोषण की जो क्रिया विधि है वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं रसारोहण की। भी रसारोहण होता क्या है, तो हम पहले देखते हैं रसारोहण की परिभाषा। तो रसारोहण के अंदर हम देखते हैं कि मृदा से जल मूल रोम द्वारा अवशोषित होकर पौधे के शीर्ष तक व अन्य अंगों तक तनु विलयन के रूप में पहुंचता है। मतलब हमने कल बात की थी कि भी जो मृदा के अंदर जो जल उपस्थित होता है, उस जल के अंदर क्या पाए जाते हैं, अनेक खनिज लवण पाए जाते हैं गुलित अवस्था में। खनिज लवण गुलित अवस्था में पाए जाते हैं, जिससे एक विलयन का क्या होता है, निर्माण होता है। ये विलयन जो होता है वो पादप के अंदर जड़ के द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, मतलब ऊपर की ओर खींचा जाता है। तो हमने परिभाषा में क्या देखा, मृदा से जल मूल रोम द्वारा अवशोषित होकर पौधे के शीर्ष तक व अन्य अंगों तक, मतलब यहाँ पर अपनी क्या है, मूल ऊपर का वायु भाग और पत्तियों के अंदर, मतलब जड़ से अवशोषित होकर पौधे के अन्य वायु भागों तक ऊपर की ओर जो प्रवाह होता है उसे हम कहते हैं रसारोहण। अन्य अंगों में तनु विलयन के रूप में पहुंचता है। जल के इस ऊपरी दिश प्रवाह को हम क्या कहते हैं, रसारोहण कहते हैं। मतलब जल के इस ऊपरी दिश प्रवाह, मतलब गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में ऊपर की ओर क्या होता है, इसका प्रवाह होता है पादप के अंदर जल का। तो इस ऊपरी दिश प्रवाह को हम क्या कहते हैं, रसारोहण कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि भी रसारोहण होता किससे है। तो रसारोहण की जो क्रिया होती है वो पादप के अंदर जाइलम भाग से होती है। पादप के अंदर कौन से भाग से होती है, जाइलम भाग से। अब ये जाइलम भाग से किस प्रकार से होती है, तो इसके लिए एक प्रयोग किया गया बालसम पादप के ऊपर। किसके ऊपर, बालसम पादप के ऊपर प्रयोग किया गया। और बालसम पादप के ऊपर प्रयोग क्या किया गया कि इस पादप की जड़ को, जैसे मान लीजिए भाग है, इतने भाग को काट कर जिसके अंदर जड़ तना व पत्ती हो, इस भाग को काटकर हमने किस में रख दिया, सेफ्रेनिन के अंदर रख दिया। सेफ्रेनिन के विलयन के अंदर क्या कर दिया, इसको रख दिया। यहाँ पर देखिए सेफ्रेनिन के जो विलयन है उसके अंदर हमने क्या कर दिया, बालसम पादप को जड़ से ही उखाड़कर छोटे पादप को इसके अंदर रख दिया। और कुछ समय पश्चात अब जो सेफ्रेनिन होता है वो एक लाल रंग का क्या होता है, अभिरंजक होता है। लाल रंग का क्या होता है, अभिरंजक होता है। सेफ्रेनिन एक लाल रंग का क्या होता है, अभिरंजक होता है, जो क्या करता है, सिर्फ लिग्निन युक्त उत्तकों को रंगने का कार्य करता है। लिग्निन युक्त उत्तकों को रंगने का कार्य करता है। ठीक है भाई, लिग्निन युक्त उत्तकों का क्या करता है, रंगने का कार्य है। और अब ये जो सेफ्रेनिन है, लिग्निन युक्त उत्तक, हमें पता है जो जाइलम होता है, जाइलम के अंदर जो वाहिका व वाहिनिकाएं होती है, वाहिका व वाहिनिकाएं, इनके उत्तकों में किसका जमाव पाया जाता है, लिग्निन का। तो ये इसको क्या करता है, अब जैसे हम देखेंगे कि कुछ समय पश्चात हम क्या देखेंगे कि जो जड़ होती है वो इस सेफ्रेनिन अभिरंजक का क्या करेगी, अवशोषण करेगी। और ये जो अवशोषण होते हुए ये पादप के कहाँ तक जाएगा, अन्य भागों तक जाएगा। और जैसे ही हम इस जड़ की अनुप्रस्थ काट को, जैसे मान लीजिए जड़ है अपनी, इस जड़ की अनुप्रस्थ काट को अगर आप सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखोगे, जड़ की अनुप्रस्थ काट को अगर आप सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखोगे तो इसके जो जाइलम भाग के जो वाहिका व वाहिनिकाएं हैं, जाइलम भाग के जो वाहिका व वाहिनिकाएं होती है उनके अंदर आपको कौन मिलेगा, सेफ्रेनिन अभिरंजन मिलेगा, सेफ्रेनिन अभिरंजक मिलेगा, सॉरी। तो सेफ्रेनिन जो अभिरंजक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पादप होते हैं, पादपों के अंदर रसारोहण की क्रिया विधि कहाँ से होती है भाई, जाइलम के द्वारा होती है। इतना हमें पता चल गया कि पादपों के अंदर रसारोहण की क्रिया विधि किससे होती है, जाइलम के द्वारा होती है। अब जाइलम के अंदर तो होती है, पर जाइलम के द्वारा होती किस प्रकार से है, ये हम देखते हैं रसारोहण की क्रिया विधि के अंदर। रसारोहण की क्रिया विधि को समझने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, जिनमें से अपने 3 मुख्य सिद्धांत है। पहला है जैव बल सिद्धांत,
दूसरा है मूल दाब सिद्धांत, तीसरा है अपना भौतिक बल सिद्धांत। पहला देखते हैं हम जैव बल सिद्धांत। जैव बल सिद्धांत के अंदर क्या होता है, जैव बल सिद्धांत के अंदर 3 सिद्धांत और आते हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग क्या दिए, मत दिए। इसके अंदर जैव बल सिद्धांत के अंदर इन्होंने क्या बताया कि रसारोहण की क्रिया के अंदर जो जीवित कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, भाग लेती है। मतलब रसारोहण की क्रिया के लिए जिम्मेदार कौन है, अभी जीवित कोशिकाएं जिम्मेदार है। तो इसके लिए हम प्रयोग देखते हैं, 3 सिद्धांत आते हैं अपने। पहला है जैव बल सिद्धांत के अंदर हम देखते हैं, तो पहला हम इसके अंदर देखते हैं गोर्डलेवस्की का रिले पंप सिद्धांत। जैव बल सिद्धांत के अंदर मतलब जैव बल मतलब इसके अंदर क्या है कि इन्होंने बताया कि जो जीवित कोशिकाएं हैं उनके द्वारा क्या संपन्न होती है, रसारोहण की क्रियाविधि। तो पहला हम देखते हैं गोर्डलेवस्की का रिले पंप सिद्धांत। गोर्डलेवस्की का जो रिले पंप सिद्धांत है इसके अंदर क्या बताया गया कि जो जाइलम होता है, जाइलम की जो मज्जा किरणें व मृदुतक कोशिकाएं, जाइलम की कौन सी, मज्जा किरणें व मृदुतक कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, परासरणीय आवर्ती परिवर्तन होता है। परासरण दाब में क्या होता है, आवर्ती परिवर्तन। मतलब ओपी में क्या होता है, आवर्ती परिवर्तन होते हैं। मज्जा किरणें व मृदुतक कोशिकाएं, इनके अंदर क्या होता है, परासरण दाब में क्या होते हैं, आवर्ती परिवर्तन होते हैं। किसकी, मूल की जाइलम के अंदर। मूल की जाइलम मतलब जड़ की जब आपने संरचना पढ़ी थी 11th क्लास में तो आपने देखा था कि उसके अंदर मेडुलरी रे पाई जाती थी और मृदुत की कोशिकाएं पाई जाती थी, जड़ की संरचना के अंदर हमने देखा। तो इन्होंने क्या बताया कि जो मूल की जो मज्जा किरणें व मृदुतक कोशिकाएं होती है, इनके कोशिकाओं के अंदर परासरण दाब में क्या होते हैं, आवर्ती परिवर्तन। और इन आवर्ती परिवर्तन के कारण क्या होता है, रसारोहण की क्रियाविधि संपन्न होती है। ये किसने बताया था, गोर्डलेवस्की ने बताया था। अब नेक्स्ट जो आता है अपना सिद्धांत आता है सर जेसी बोस का। सर जेसी बोस के सिद्धांत को हम कहते हैं स्पंदन का सिद्धांत। इन्होंने अपना प्रयोग किया था भारतीय टेलीग्राफ पादप के ऊपर किया था। ये जो टेलीग्राफ पादप है इसके ऊपर इन्होंने प्रयोग किया और प्रयोग करके बताया कि जो पादप होता है उसकी जो मूल की जो अंतस्थ त्वचा की वलकुट के नीचे जो कोशिकाएं होती है, जैसे मान लीजिए हमने जड़ की जब संरचना पढ़ी थी तो इसके अंदर हमने देखा कि भी ऊपरी भाग क्या है, एपिडर्मिस, फिर नीचे आता है अपना वलकुट, और वलकुट के नीचे क्या होती है, अंतस्थ त्वचा होती है। ठीक है भाई, वलकुट की सबसे अंदर की कोशिकाएं जो किससे संबंधित होती है, अंतस्थ त्वचा से संबंधित होती है। वलकुट की सबसे अंदर की कोशिकाएं जो किससे संबंधित होती है, अंतस्थ त्वचा से संबंधित होती है। इन कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, लयबद्ध स्पंदन होते हैं। इनमें क्या होता है, लयबद्ध स्पंदन होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, लयबद्ध स्पंदन होते हैं। और इस लयबद्ध स्पंदन के कारण पादप के अंदर क्या होता है, रसारोहण की क्रियाविधि संपन्न होती है। ये किसने बताया था, सर जेसी बोस ने बताया था। किसके अंदर, टेलीग्राफ पादप के अंदर। इन्होंने बताया कि जो अंतस्थ वलकुट होता है जड़ का, जब आप संरचना पढ़ते हैं तो वलकुट के अंदर अंतस्थ त्वचा से संबंधित जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर लयबद्ध स्पंदनों के द्वारा ये क्रिया होती है। बाद में स्टार्सबर्जर ने बताया कि जो जीवित कोशिकाएं होती है, स्टार्सबर्जर ने क्या बताया, जीवित कोशिकाओं का रसारोहण से सीधा संबंध नहीं होता है। रसारोहण से सीधा संबंध नहीं होता है, परंतु स्टार्सबर्जर ने क्या बताया, जीवित कोशिकाओं का रसारोहण से सीधा संबंध नहीं होता है, परंतु जो जीवित कोशिकाएं होती है वो रसारोहण की क्रियाविधि में क्या होती है, सहायक होती है। मतलब इनडायरेक्ट रूप से किसमें सहयोग करती है, रसारोहण की क्रियाविधि में सहायक होती है। कौन, जीवित कोशिकाएं। परंतु जो गोर्डलेवस्की सर जेसी बोस ने क्या बताया कि जीवित कोशिकाओं के अंदर जो परिवर्तन होते हैं उनके द्वारा क्या होती है, रसारोहण की क्रियाविधि होती है। परंतु स्टार्सबर्जर ने बताया कि जीवित कोशिकाएं भाग तो लेती है पर कैसे लेती है, इनडायरेक्ट रूप से। तो ये सिद्धांत इतना कुछ मतलब मान्य नहीं है, पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं करता रसारोहण की क्रिया को। कौन सा सिद्धांत है, जैव बल सिद्धांत। अब हम आगे देखते हैं मूल दाब सिद्धांत।
मूल दाब सिद्धांत के अंदर हम देखते हैं कि जो पादप की जो मूल होती है, पादप के अंदर जो मूल होती है, उस मूल की जो कोशिकाएं होती है, मतलब पादप के अंदर जो मूल होगी, उस मूल की जो कोशिकाएं होगी, कौन सी कोशिकाएं भाई? मृदुत की कोशिकाएं, मृदुत की कोशिकाएं या पैरेन्काइम कोशिकाएं। इन मृदुत की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति क्या होती है? लचीली होती है। इन मृदुत की कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है भाई? लचीली होती है। और कोशिका भित्ति कैसी होती है? लचीली। जब मूल क्या करती है? किसका अवशोषण करेगी? जल का अवशोषण करेगी। तो जल अवशोषण करने के कारण कोशिकाओं में क्या होगा? दाब उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा भाई? दाब उत्पन्न होगा। और ये दाब आपको कौन सा पता है भी? कौन सा दाब उत्पन्न होगा? टिप्पी, टिप्पी उत्पन्न होगा, मतलब स्फीति दाब। तो कोशिका की भित्ति पर क्या पड़ेगा? दबाव उत्पन्न करेगा। और कोशिका क्या करती है? इसके अपोजिट एक दाब लगाती है, WP। ये हमने पिछले लेसन में पढ़ा था। क्योंकि कोशिका की स्थिति को वैसा का वैसा, मतलब कोशिका अपनी संरचना को उसी स्थिति में बनाए रखने का क्या करती है? प्रयास करती है। तो इधर विपरीत क्या लगता है? WP। अब इसके अंदर क्या होता है? जब जल की मात्रा अधिक हो जाती है, किसके अंदर है? मृदुत की कोशिकाओं में, जड़ की। तो इस कोशिका का जो जल होता है, इस कोशिका का जो जल होता है वो अतिरिक्त जल निकलकर किसके अंदर आ जाता है? जाइलम के अंदर आ जाता है। मूल के किस में आ जाता है? जाइलम के अंदर। और इस जाइलम के अंदर एक धनात्मक दाब उत्पन्न होता है इस जल के प्रवेश से। इसमें एक क्या होता है? धनात्मक दाब उत्पन्न होता है। इस धनात्मक दाब को हम क्या कहते हैं? मूल दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल दाब। ठीक है भाई। आपने क्या देखा? जड़ की जो मृदुतक कोशिकाएं हैं, जल जब अवशोषित करता है पादप, तो इसके अंदर क्या होता है? मृदुत की कोशिकाओं के अंदर दबाव पड़ता है। तो इसके अंदर जो अतिरिक्त जल होता है वो निकल कर किसके अंदर आ जाता है? मूल की जाइलम भाग के अंदर आ जाता है। और जाइलम के अंदर ये जो जल आता है, इससे एक दाब उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मूल दाब कहते हैं। ठीक है भाई। अब इस दाब के उत्पन्न होने के कारण क्या होता है? जो पादप होता है उसमें क्या होती है? रसारोहण की क्रियाविधि संपन्न होती है। किसके कारण? मूल दाब के कारण। अब जो मूल दाब होता है उसको हम माप सकते हैं मैनोमीटर से। मूल दाब को हम किससे मापते हैं? मैनोमीटर के द्वारा। मैनोमीटर के द्वारा अगर हम मूल दाब को मापते हैं, मैनोमीटर के द्वारा अगर हम मूल दाब को मापते हैं तो मूल दाब अपने को प्राप्त होता है 2 ATM। मूल दाब को अगर आप मैनोमीटर के द्वारा मापोगे पादप के अंदर, तो पादप के अंदर मूल दाब कितना होता है? 2 ATM होता है। किसके द्वारा मापा है इसको? मैनोमीटर के द्वारा। अब 2 ATM जो दाब उत्पन्न होता है पादप की जड़ के अंदर, मूल के अंदर है, वो दाब सिर्फ 20 मीटर ऊंचे पादपों के अंदर ही क्या कर सकता है? जल को पहुंचा सकता है। मतलब कितनी ऊंचाई तक जल को पहुंचाने में सहायक हो सकता है? 20 मीटर की ऊंचाई तक। मतलब ये जो मूल दाब सिद्धांत है वो कहाँ तक सीमित हो जाता है? आकर सिर्फ छोटे पादपों, मतलब जो कितनी लंबाई के हैं? 20 मीटर की लंबाई के जो पादप है उनके अंदर ही क्या हो सकता है? ये मूल दाब के द्वारा रसारोहण की क्रियाविधि संपन्न हो सकती है। अब देखिए, और जो ऊंचे वृक्ष होते हैं, मतलब जो सर्वाधिक ऊंचे वृक्ष होते हैं, उनके अंदर 20 मीटर से ऊंचे भी कई पादप होते हैं। भी आपने देखा है अधिक 40, 50, 100, ठीक है भाई, इतने मीटर के भी क्या होते हैं? पादप होते हैं। उन पादपों के अंदर फिर जो जल है वो ऊपर कैसे पहुंचता है? इसका भी एक क्वेश्चन बनता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि भी 20 मीटर से जो ऊंचे पादप हैं उनके अंदर जल पहुंचाने के लिए कितने ATM दाब की आवश्यकता पड़ती है? 12 ATM दाब की आवश्यकता पड़ती है। परंतु मूल दाब कितना है? 2 ATM। तो 2 ATM तो कितने तक पहुंचा सकता है? 20 मीटर तक। और चाहिए कितने को? अपना 12 ATM दाब चाहिए। तो ये सिद्धांत भी एक सीमा तक क्या हो जाता है? सीमित हो जाता है। इसके लिए हम प्रयोग भी देखते हैं। एक जैसे मान लीजिए गमला लेते हैं, उस गमले के अंदर हम एक क्या लगा देते हैं? तना लगाते हैं जड़ सहित, और इसके अंदर जल डालते हैं। ऊपर एक जल से भरी कीप लगाते हैं तने के ऊपर, और इस कीप को हम क्या कर देते हैं? इस तने भाग से जोड़ देते हैं। ठीक है भी। जैसे जैसे जल अवशोषित होगा तो ऊपर जो भरा हुआ दाब जल है इसके अंदर क्या लगेगा? दाब लगेगा ऊपर की तरफ। और इस जो कीप होती है इसको हम जोड़ देते हैं मैनोमीटर के साथ। इसको हम किसके जोड़ देते हैं? मैनोमीटर के साथ जोड़ देते हैं यहाँ पर।
ठीक है भाई। यहाँ पर जो जल भरा हुआ है वो जल अब यहाँ पर आकर क्या लगाएगा, दाब लगाएगा। दाब लगाएगा तो कितना दाब उत्पन्न होता है मूल के द्वारा, ये दाब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। एक स्टैंड के द्वारा इसको हम टिकाए रखते हैं। तो मूल के द्वारा जो जल प्रवेश करेगा वो इस जल के ऊपर की तरफ क्या लगाएगा, दाब। और ये दाब किस पर लगेगा, मैनोमीटर पर। तो मैनोमीटर बता देगा अभी कितना दाब उत्पन्न हो रहा है, 2 ATM दाब उत्पन्न हो रहा है। परंतु जो 2 ATM दाब होता है वो 20 मीटर पादपों तक ही क्या होता है, सीमित होता है। परंतु अधिक ऊंचाई तक पादपों के लिए हमें कितना चाहिए, 12 ATM। जैसे आपने देखा जिम्नोस्पर्म प्लांट, जिम्नोस्पर्म प्लांट क्या होते हैं, सर्वाधिक ऊंचे, उनकी लंबाई क्या होती है, अधिकतम 400 मीटर तक होती है। अब इतने लंबे पादपों के अंदर मान लीजिए इतने दाब से तो क्या नहीं होगा, जल ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा। तो जिम्नोस्पर्म जो पादप होते हैं उनके अंदर मूल दाब सिद्धांत काम नहीं करता है। अब अपना नेक्स्ट एक सिद्धांत आता है, वो आता है भौतिक बल सिद्धांत। भौतिक बल सिद्धांत के अंदर हम देखते हैं कि वे पादपों के अंदर रसारोहण की क्रियाविधि किस प्रकार से संपन्न होती है। तो नेक्स्ट जो अपना सिद्धांत है वो है भौतिक बल सिद्धांत। इस भौतिक बल सिद्धांत के अंदर वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि पादपों के अंदर रसारोहण की क्रियाविधि में जो जीवित कोशिकाएं हैं वो भाग नहीं लेती है। मतलब रसारोहण की क्रियाएं पूर्ण रूप से किस पर निर्भर होती है, भौतिक बलों पर निर्भर होती है, न कि जीवित कोशिकाओं में होने वाली उपापचयी क्रियाविधियों पर क्या होती है, निर्भर होती है। तो भौतिक बलों के सिद्धांत के अंदर वैज्ञानिकों ने समय समय पर प्रयोग करे और बताया कि जो भौतिक बल होते हैं उन भौतिक बलों के अंदर अनेक बल कार्य करते हैं। और वो अनेक बल क्या होते हैं, पहला बल होता है वायुमंडलीय दाब का, दूसरा होता है अपना अंतः शोषण का, तीसरा होता है केशिकात्व। तो हमने देखा कि भी भौतिक बल सिद्धांत है वो मतलब पादपों के अंदर रसारोहण की क्रियाविधि सिर्फ भौतिक बलों के द्वारा ही क्या होती है, संपन्न होती है। जीवित कोशिकाओं में इनमें कोई भाग नहीं होता। ये सिद्धांत कौन कहता है, भौतिक बल सिद्धांत कहता है। भौतिक बल सिद्धांत के अंदर डिक्सन व जोली, डिक्सन व जोली इन दो वैज्ञानिकों ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे हम डिक्सन व जोली का सहसंजन सिद्धांत या वाष्पोत्सर्जन कर्षण सिद्धांत या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत कहते हैं। अब डिक्सन व जोली का जो सहसंजन सिद्धांत या वाष्पोत्सर्जन आकर्षण या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत, इन्होंने बताया कि भौतिक बलों के अंदर 2 बल मुख्य रूप से कार्य करते हैं। पहला तो होता है सहसंजन बल, दूसरा होता है वाष्पोत्सर्जन आकर्षण या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। तो इन्होंने 2 बलों को मुख्य रूप से इन पर क्या दिया, जोर दिया। और इन्होंने बताया, इन्होंने कुछ मुख्य बिंदु दिए। तो उसके अंदर इन्होंने बताया कि पौधे में मूल से लेकर तने से होते हुए पत्तियों तक, पौधे में कहाँ से लेकर भाई, मूल से लेकर तने से होते हुए पत्तियों तक जल का एक अटूट स्तंभ पाया जाता है। जल का एक क्या पाया जाता है, अटूट स्तंभ पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जल स्थैतिक प्रणाली कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, जल स्थैतिक प्रणाली। ये किसने बताया था, डिक्सन व जोली ने। अपना पहला जो पॉइंट है उन्होंने बताया कि पौधे में मूल से लेकर तने से होते हुए पत्तियों तक जल का एक क्या पाया जाता है, अटूट स्तंभ, जिसे हम क्या कहते हैं, जल स्थैतिक प्रणाली। अब ये जो अटूट स्तंभ है या जो जल स्थैतिक प्रणाली है वो बनती कैसे है, तो बनती कैसे, इसके अंदर इन्होंने बताया कि जब वाष्पोत्सर्जन की जब क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी पर्ण के अंदर, हमने पीछे पढ़ा है निष्क्रिय जल अवशोषण के अंदर हमने पढ़ा था कि जो वाष्पोत्सर्जन के अंदर क्या होती है, पर्ण से जल का हानि होती है। पर्ण से क्या होती है, जल की हानि होती है। जल की हानि से इसमें क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है। और वो खिंचाव तने से होते हुए कहाँ तक जाता है, मूल तक जाता है। तो अब इन्होंने क्या बताया, वाष्पोत्सर्जन के कारण पर्ण शिराओं में क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है। इस खिंचाव को हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहते हैं या वाष्पोत्सर्जन आकर्षण कहते हैं। ठीक है भाई, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी तो पर्ण से क्या होगा, जल के लिए खिंचाव या एक तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। वो तनाव कहाँ तक जाता है, मूल के जाइलम तक जाता है और मूल के द्वारा निष्क्रिय रूप से जल का क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। तो इन्होंने बताया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जल के अणुओं के मध्य एक सहसंजन बल पाया जाता है, जिससे जल के अणु क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और वो जो सहसंजन बल होता है उसका मान क्या होता है, 45 से 207 ATM तक होता है। मतलब 45 से कितना ATM तक होता है, 207 वायुमंडल दाब तक होता है। इतने दाब तक हमने पीछे क्या देखा कि भी कितने ATM दाब उत्पन्न होता है, मूल दाब में 2 ATM चाहिए, कितना होता है अपना 12 ATM। परंतु यहाँ पर उत्पन्न कितना हो रहा है, 12 से भी अधिक हो रहा है। और ये जो दाब होता है वो अधिक से अधिक ऊंचाई तक पादपों के अंदर जल को आसानी से क्या कर सकता है, पहुँचा सकता है।
जल के अणुओं के मध्य क्या पाया जाता है, सहसंजन बल, जिससे जो जल स्थैतिक प्रणाली है वो क्या रहती है, अटूट बनी रहती है। आई बात समझ में। और इस अटूट प्रणाली को या जल के अणुओं के मध्य जो सहसंजन बल है उसको बनाए रखने का कार्य कौन करता है, वाष्पोत्सर्जन करता है। सीधी सी बात अगर हम समझे तो पादप में क्या हुआ, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हुई। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हुई तो एक खिंचाव उत्पन्न हुआ जिसे हम वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहते हैं, जिससे जल ऊपर की ओर क्या हुआ, चढ़ना प्रारंभ हुआ। अब मूल से लेकर इस पत्ती तक एक क्या बन गया, ये अपना जल का अटूट स्तंभ बन गया। अब मान लीजिए जल के कण है बीच में, अब ये जल के कण निरंतर इसी अवस्था में मतलब बने रहेंगे, तो बने रखने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, ऊपर से बार बार खींचना पड़ेगा। और वो खींचने का कार्य कौन कर रहा है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कर रही है, जिससे जो जल के अणु है उनके मध्य सहसंजन बल मतलब जल के अणुओं को आपस में चिपकाए रखने के लिए जो बल कार्य करता है उसे हम सहसंजन बल कहते हैं। ठीक है भी, उसके कारण जो जल है वो जल स्तंभ टूटता नहीं है और जल निरंतर ऊपर की तरफ क्या होता है, चढ़ता रहता है। इसको हम क्या कहते हैं, डिक्सन व जोली का सहसंजन सिद्धांत कहते हैं। वर्तमान समय में जो वृक्ष या जो पादप होते हैं लंबाई के, ऊंची लंबाई के, उनके अंदर रसारोहण की क्रिया विधि को समझने के लिए ये सिद्धांत क्या है, सर्वमान्य है। इसके द्वारा आप पादपों के अंदर रसारोहण की क्रिया विधि को समझ सकते हैं। तो ये था अपना रसारोहण। ठीक है भाई। अब इससे संबंधित अगर आपको इस लेसन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। और साथ साथ में इनके क्या करते रहिए, नोट्स भी तैयार करते रहिए। और आज ये जो आपका 6th लेसन है वो यहाँ पर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और हम बात करते हैं कि जो आपका जो 5 नंबर लेसन था उसका एक टॉपिक रह गया था अंतःशोषण। तो अंतःशोषण की हम बात कर लेते हैं, थोड़ी परिभाषा की इसकी। तो आपका जो एक जो टॉपिक रह गया था उसकी हम बात करते हैं अंतःशोषण की। जो आपके जो 5 नंबर लेसन है उसके अंदर, तो हम इसके अंतःशोषण होता क्या है कि कोलाइड तथा सूखे ठोस पदार्थों द्वारा जल का अवशोषण क्या कहलाता है, अंतःशोषण कहलाता है। आपने देखा है कि बारिश के दिनों के अंदर क्या हो जाता है कि जो लकड़ी की जो वस्तुएं होती है अगर आप उनको बारिश के अंदर छोड़ दोगे तो वो क्या हो जाती है, फूल जाती है। जल का अवशोषण क्या करके हो जाती है, फूल जाती है। तो उस फूलने के द्वारा, उस फूलने की घटना में कौन सी क्रिया हुई है, अंतःशोषण की घटना हुई है। तो कोलाइड तथा सूखे ठोस पदार्थों द्वारा जल का अवशोषण करना क्या कहलाता है, अंतःशोषण कहलाता है। या फिर इसको आप इस तरीके भी कह सकते हैं कि किसी ठोस पदार्थ की सतह के द्वारा जल का बिना विलयन बनाए अवशोषण करना क्या कहलाता है, अंतःशोषण कहलाता है। मतलब किसी ठोस पदार्थ की सतह का जल का बिना विलयन बनाए अवशोषण करना क्या कहलाता है, अंतःशोषण कहलाता है। या इस घटना को हम मुख्य रूप से क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। अब देखते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक है तापक्रम, बुनावट, बंधुता, मतलब जल कणों की मतलब जो अधिशोषक होता है, मतलब जो अधिशोषण की जो घटना करता है, अंतःशोषण की घटना करता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिशोषक। उसे हम क्या कहते हैं, जो पदार्थ अंतःशोषण या अधिशोषण की जो क्रिया कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, अधिशोषक कहते हैं। तो अधिशोषक की बुनावट, बंधुता, जल विभव, अंतर, ये क्या करता है, अंतःशोषण को प्रभावित करता है। अब महत्व देखते हैं अंतःशोषण का। अंतःशोषण में महत्व क्या होता है, बीजों के स्फुटन में। जब आपने देखा है कि बीज जब स्फुटित होता है, मतलब जब बीज अंकुरित होकर जड़ व तने का निर्माण करता है, तो बीज को अंकुरित होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जल की। तो जल वो अवशोषित करके क्या होता है, अंकुरित होता है। पादपों में पुनर्जीवन के लिए भी क्या होता है, अंतःशोषण की घटना का महत्व होता है। तो ये था आपका लेसन 5 नंबर का जो एक टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। 7 नंबर लेसन की अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इतना आप नोट्स तैयार कीजिए। थैंक यू।